नमस्कार दोस्तों, मैं महेश महतो आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भूगोल फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत इकाई 2 के चैप्टर जनसंख्या संगठन को देखेंगे। जनसंख्या संगठन का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग देखे थे कि जनसंख्या संगठन क्या है, लिंग संगठन क्या है, लिंग संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके साथ साथ आयु संरचना क्या है, आयु लिंग पिरामिड क्या है और उनकी विशेषताओं को देखे थे। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। जनसंख्या संगठन के इस दूसरे पार्ट में हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है, साक्षरता क्या है और जनसंख्या का व्यवसायिक संरचना क्या है। तो पहला बिंदु की ओर चलते हैं। पहला बिंदु ग्रामीण नगरीय संगठन किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उसके निवास स्थान के आधार पर विभाजित करके उनका तुलनात्मक अध्ययन करना ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। इस आधार पर गांव में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या विभाजन के आधार। किसी क्षेत्र में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या को विभाजन करने का अलग अलग देशों में अलग अलग आधारों को अपनाया जाता है। कुछ आधार ऐसे हैं जिसको लगभग सभी देश अपनाते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से व्यवसाय, वहाँ के लोग क्या करते हैं, जनसंख्या का घनत्व क्या है, जनसंख्या का आकार क्या है तथा उस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर क्या है। ये तीन आधार मुख्य रूप से अपनाए जाते हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को विभाजन करने के लिए। अब देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं क्या है। ग्रामीण लोगों तथा शहरी लोगों की विशेषताएं अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, भोजन, आखेट, खनन प्रमुख रूप से किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, रोजगार, पानी, बिजली आदि जैसी आर्थिक सुविधाओं का निम्न स्तर पाया जाता है। जनसंख्या का आकार, घनत्व और वृद्धि दर तुलनात्मक दृष्टि से कम होता है। लोगों का रहन सहन निम्न स्तर का होता है। आय का अधिकांश भाग मूलभूत जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करने में व्यय किया जाता है। अब देखते हैं नगरीय जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का अधिकांश भाग लगभग 75% से अधिक लोग गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य रूप से जो व्यापार, संचार, सेवाएं जैसे द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाओं में लगे होते हैं। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, रोजगार, पानी, बिजली आदि जैसे सामाजिक आर्थिक सुविधाओं का उच्च स्तर पाया जाता है। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व, वृद्धि दर तुलनात्मक दृष्टि से गांवों के तुलना में अधिक होता है। लोगों का रहन सहन का स्तर भी उच्च पाया जाता है। आय का अधिकांश भाग, यहाँ के लोग अपने आय का अधिकांश भाग रहन सहन को ऊपर दिखाने में खर्च करते हैं। अब आते हैं साक्षरता को देखते हैं। साक्षर व्यक्तियों का परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से अपनाया जाता है। भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़, लिख और समझ सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता हो, उसे साक्षर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक परिभाषा दिया है जनसंख्या आयोग के अनुसार 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति यदि एक सरल कथन को किसी भी एक भाषा में समझकर पढ़ एवं लिख सकता है तो वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। किसी क्षेत्र की कुल व्यक्तियों की संख्या में से साक्षर व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता का महत्व क्या है? किसी देश में साक्षरता का अनुपात उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है
कि अगर किसी देश का साक्षरता दर उच्च है तो वहाँ सामाजिक आर्थिक विकास अधिक पाया जाता है, और साक्षरता दर कम है तो सामाजिक आर्थिक विकास निम्न स्तर का होता है। किसी देश में साक्षरता का अनुपात उस देश की व्यक्तियों का रहन सहन का स्तर, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, किसी देश का आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों हो सकते हैं। यहाँ इस सेंटेंस में कहने का मतलब यह है कि साक्षरता जो है किसी देश के आर्थिक विकास का कारण भी हो सकता है और परिणाम भी हो सकता है। जैसे आर्थिक विकास दर अच्छी है तो साक्षरता अच्छी होगी, और आर्थिक विकास दर निम्न है तो साक्षरता का दर निम्न होगा। इसी प्रकार साक्षरता की स्थिति अच्छी है तो आर्थिक विकास उच्च पाया जाएगा, और साक्षरता का दर कम है तो आर्थिक विकास का दर निम्न होगा। अब आते हैं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। किसी क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या को आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर विभाजित करके तुलनात्मक अध्ययन करना व्यावसायिक संगठन या व्यावसायिक संरचना कहलाता है। कार्यशील जनसंख्या का संबंध 15 से 59 आयु वर्ग के स्त्रियों और पुरुषों से है जो सक्रिय रूप से आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। किसी निश्चित आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का अनुपातिक वितरण जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं को जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जिससे लोगों की जीविका चलती है, लोग धन उपार्जन करते हैं, उन आर्थिक क्रियाकलापों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में आखेट का मतलब होता है शिकार करना, भोजन संग्रह मतलब वन पदार्थों को इकट्ठा करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, खनन आदि शामिल किए जाते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण उद्योग तथा शक्ति उत्पादन अर्थात बिजली का उत्पादन से संबंधित है। और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत इसमें उच्च बौद्धिक क्षमता वाले कार्यों को शामिल किया जाता है, जैसे चिंतन, शोध, अनुसंधान, विचारों या सिद्धांतों का विकास आदि सम्मिलित हैं। व्यावसायिक संरचना का महत्व। किसी देश में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास के स्तरों अर्थात विकसित, विकासशील और कम विकसित का महत्वपूर्ण सूचक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई देश या किसी देश में कितने व्यक्ति कौन से कार्यों में लगे हुए हैं। अगर वह प्राथमिक कार्यों में लगे हुए हैं तो वह विकसित देश नहीं हो सकता है, विकासशील या पिछड़ा देश हो सकता है। अगर वहाँ के लोग द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे हुए हैं तो वह देश विकसित देश की श्रेणी में आएगा। अगर किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं तो वह देश विकसित देश की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन देशों में उत्पादन अधिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम होता है। यूरोप के अधिकांश देश इसी श्रेणी में आते हैं और उत्तरी अमेरिका के अमेरिका, कनाडा भी इसी श्रेणी में आता है। अगर किसी देश में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है तो वह देश निम्न विकसित या पिछड़ा देश की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं से उत्पादन कम और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक होता है। भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 60% भाग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। इस श्रेणी में अधिकांश एशियाई तथा अफ्रीकी देश आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि अगले आने वाले
वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और भूगोल के विषय बिंदुओं को अध्ययन करने के लिए आप लोग मेरे वेबसाइट www.bhugol.net में जाकर पढ़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।